एनिमे की शुरुआत एक शान से दिखने वाले लड़के क्योताका अयानो से होती है, जो कि अपने नए स्कूल द टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल जा रहा था। बस में बैठे हुए अयानो देखता है कि एक सुनहरे बाल वाली लड़की किसी भी स्टूडेंट से अपनी सीट छोड़ने को कहती है, ताकि एक बूढ़ी महिला आराम से बैठकर सफ़र कर सके। ज़्यादातर बच्चे अपनी सीट छोड़ने से मना कर देते हैं, हालांकि खुशकिस्मती से एक महिला अपनी सीट छोड़ देती है और उनका सफ़र जारी रहता है। अयानो अपने नए स्कूल पहुंच जाता है और अपनी क्लास की ओर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की रोक लेती है और पूछती है कि वो बस में उसे क्यों घूर रहा था। अयानो से शांति से बताते कि वो केवल उस तरफ देख रहा था और कुछ नहीं। लड़की बड़बड़ाते हुए खुद को ऊंचा दिखाने के लिए बकवास करती है और अयानो उसके चुप होने का इंतजार करता है ताकि वो अपनी क्लास में जा सके। असल में टोक्यो मेट्रोपॉलिटन हाई स्कूल एक प्रेस्टीजियस स्कूल है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद 100% जॉब दिलाने की डींगे हाँकता है, और ये भी बोला जाता है कि उसमें सिर्फ जापान के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले पाते हैं। अयानो बाकी बच्चों के साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की वेलकमिंग स्पीच सुनने जाता है। उसे सुनते ही अयानो को पता चलता है कि वो उसी लड़की की क्लास में है जो उसे गेट पर मिली थी। इससे भी ज़्यादा दुख की बात तो ये थी कि उनकी सीट अगली बगल थी। ओरिएंटेशन के बाद अयानो की क्लास 1T के स्टूडेंट्स क्लास में इकट्ठा हो जाते हैं और अपने इंट्रोडक्शन देने के लिए क्लास टीचर के आने का इंतजार करते हैं। सभी उनके आने का वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़का उन सभी को खुद को इंट्रोड्यूस करने को बोलता है, ताकि उन्हें दोस्त बनाने में आसानी हो। सभी लोग अपने अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं और अयानो सोचता है कि अपनी बारी आने पर वो क्या बोलेगा। वो सोचता है कि शायद वो क्लास में पहले ही दिन अपना मजाक न बना ले, क्योंकि उसमें बाकियों की तरह कुछ खास नहीं है। जब उसकी बारी आती है तो अयानो एक रूखा सूखा सा इंट्रो देता है और अपनी बोरिंग लाइफ के बारे में सभी को बताता है। हालांकि स्टूडेंट्स इतना बोलने के लिए भी उसकी तारीफ करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। उसी वक्त उनकी क्लास टीचर अंदर आ जाती है और खुद का नाम सेबेस्टियस से बताती है और स्टूडेंट्स में स्कूल की रूल बुक की कॉपीज बंटवा देती है। उसके बाद उन्हें स्कूल के रूल समझाते हुए बताती है कि वो स्कूल डॉर्म में रहेंगे और बिना परमिशन के वो स्कूल प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्कूल में वो सभी चीज़ें मौजूद थी जो कि उनकी उम्र के बच्चों को आमतौर पर चाहिए होती हैं, जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा और टहलने के लिए पार्क्स भी मौजूद हैं। आगे से स्टूडेंट्स को उन पैसों के बारे में बताती है जो वो स्कूल के अंदर खर्च करेंगे। हर स्टूडेंट को स्कूल के अंदर सामान खरीदने के लिए 1 लाख पॉइंट्स हर महीने दिए जाएंगे। क्लास के बाद अयानो को ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए कैंपस में मौजूद सुपरमार्केट जाता है। वहाँ वो पहले वाली उसी दबंग लड़के से मिलता है। अयानो उसका नाम पूछता है और वो बताती है कि वो होरिकिता सुजुमे है। वो देखता है कि इतने सारे पॉइंट्स होने के बावजूद होरिकिता सबसे सस्ते सामान खरीद रही है। उसे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती रहती है, ये बोलते हुए कि उसे दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो किसी को बहुत ज़ोर से चिल्लाते सुनते हैं और जब वो देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो उन्हीं की क्लास का लड़का सूडो है, जो कि अपने गुस्से के चलते क्लास 3 के बच्चों से झगड़ रहा था। अयानो झगड़े को रोक देता है और अपने रास्ते चला जाता है। कुछ दिनों बाद अयानो की क्लास के बच्चे ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसे दोस्त बनाने बिल्कुल भी नहीं आते। वो क्लास के बाहर टहलने जाता है तो वहाँ उसे वही सुनहरे बाल वाली लड़की कुशिदा मिलती है, जो कि उससे बात करना चाहती थी। उसे सुजुमे के बारे में पूछना चाहती थी, क्योंकि वो होरिकिता को अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रही थी। क्लासेस जारी रहती है और से के साथ की आखिरी क्लास के बाद सुजुमे अयानो को बताती है कि से उन पर जरी सी भी सख्ती नहीं बरत रही है, क्योंकि उसके पढ़ाते वक्त स्टूडेंट्स पर ध्यान तक नहीं देते और इसके बावजूद वो उन्हें कुछ नहीं बोलती है। अयानो से साथ में कैफ़े चलने को बोलता है और सुजुमे उसकी बात मान लेती है। वहाँ पहुँचने पर वो एक खाली टेबल पर बैठ जाते हैं कि तभी कुशिदा अपनी सीट छोड़कर उनके पास सुजुमे से बात करने के लिए आ जाती है। सुजुमे को कुशिदा के उसके नज़दीक आने में कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो उठकर वहाँ से जाने लगती है। कुशिदा उससे उसकी दोस्त बनने की विनती करती है, लेकिन होरिकिता साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। डॉम वापस जाते वक्त अयानो को पता चलता है कि कुशिदा की दोस्ती दूसरे क्लास के बच्चों से भी है। वो पॉइंट सिस्टम के बारे में बातें करते हैं और ये भी कि हर महीने उन्हें कितने पॉइंट्स खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। उस रात अयानो सोचता है कि उसके क्लासमेट्स ने अभी तक कितने सारे पॉइंट्स खर्च कर दिए होंगे। वो ये भी सोचता है कि उन्हें पॉइंट्स की कोई परवाह ही नहीं है। अगले दिन एक नए महीने की शुरुआत होती है, इसका मतलब उन्हें नए पॉइंट्स भी मिलेंगे। सही गलत से क्लास में आती है, स्टूडेंट से उसकी क्लास में ध्यान न देने का बदला लेती है। वो उन्हें बताती है कि स्कूल क्लास टीचर के रिमार्क से ही बच्चों को पॉइंट्स देता है। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसने कोई भी रिमार्क नहीं दिया है, इसका मतलब उन्हें इस महीने एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। क्लास डी के स्टूडेंट्स न्यूज़ सुनकर शॉक हो जाते हैं और मन हल्का करने के लिए पूल में नहाने चले जाते हैं। सुजुमे अयानो के पास जाकर बैठती है और वो दोनों कुशिदा के पॉम पॉम को घूरते हैं, जो कूदने की वजह से उछल रहे थे। होरिकिता अयानो से एस सिस्टम के बारे में बात करती है, जिससे स्टूडेंट की पढ़ाई को लेकर उनकी परफॉर्मेंस और एटीट्यूड के बेसिस पर उन्हें क्लास ए से डी तक डाला जाता है। एडमिशन के समय हर बच्चे को 100 पॉइंट दिए जाते हैं, जो उनकी हरकतों से ऊपर नीचे होते हैं। महीने के आखिर में उनकी क्लास डी को उन्हीं की बेपरवाह हरकतों की वजह से 0 पॉइंट दिए गए हैं। उन्हें वो फिर से कमाने के लिए क्लास के सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट और एग्जाम देने पड़ेंगे और स्कूल को ये दिखाना होगा कि वो उन पॉइंट्स के लायक हैं। अयानो उसे याद दिलाता है कि वो भी उन्हीं में से एक है और अगर उसे आगे निकलना है तो उसे सभी के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। होरिकिता अयानो के शरीर को देखती है और पूछती है क्या वो स्पोर्ट्स खेलता है, जिस पर वो मना कर देता है। तभी कुशिदा पूल से बाहर आ जाती है और सुजुमे से उसके साथ स्विम करने को कहती है, लेकिन सुजुमे फिर से मना करके वहाँ से चली जाती है। क्लास का रैप सभी को बुला लेता है और उनसे बोलता है कि अगर उन्हें और पॉइंट्स चाहिए तो सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सुजुमे पूल की दूसरी तरफ से खड़े होकर वो सब देख रही होती है। थोड़ी दूर पर स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट 2 क्लासेस के स्टूडेंट्स को 940 पॉइंट्स स्कोर करने के लिए बधाइयाँ देता है।
फिजिकल पीरियड के बाद स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म पहनकर दोबारा से क्लास में आ जाते हैं और शिजुमे आनाकोजी को साथ में लंच करने के लिए बुलाती है। कैफेटेरिया में वो उसके लिए काफ़ी महंगा खाना मंगाती है और बताती है कि वो उनकी क्लास के कमज़ोर बच्चों के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहती है ताकि वो आने वाले टेस्ट और एग्जाम्स को पास कर सके। आनाकोजी उन सब में उतना उलझना नहीं चाहता था, लेकिन होरिकीता उसे बताती है कि अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। वो उसे अपना नंबर देती है और फैसला लेने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। आनाकोजी क्लास के कुछ पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों से स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने को बोलता है, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं। शाम को आनाकोजी कुशीदा के रूम में कॉल लगाता है और कुशीदा उससे पूछती है कि क्या दिक्कत है। आनाकोजी उसे उनके स्टडी ग्रुप की देख रेख करने को बोलता है, जो कि उन्होंने सूडो और बाकी कमज़ोर बच्चों के लिए बनाया है। एक अच्छी लड़की होने की वजह से वो उसकी बात मान जाती है और उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। कॉल के बाद उसे पता चलता है कि कुशीदा ने क्लास के 3 सबसे कमज़ोर बच्चों को मना भी लिया है। वो होरिकीता को कॉल करके पूछता है कि क्या वो कुशीदा को उन्हें पढ़ाने देगी, लेकिन वो साफ मना कर देती है। कुशीदा को इसके बारे में पता चल जाता है और वो कुछ करने का सोचती है। अगले दिन आनाकोजी, शिजुमे और कुशीदा उन तीनों कमज़ोर बच्चों से लाइब्रेरी में मिलते हैं। जैसा कि होना ही था, शिजुमे उन सभी को उनकी सच्चाई बता देती है जो उनसे सहन नहीं होती और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिजुमे आनाकोजी और कुशीदा की मदद मांगने के लिए पछताती है। कुशीदा भी उठकर वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि वो कुछ करने की कोशिश करेगी। ये सुनकर शिजुमे को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो कुशीदा से उसके असली मकसद के बारे में पूछती है, जिस पर कुशीदा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आनाकोजी शांति से वहाँ बैठे बिना कुछ बोले सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। उस रात कोजी कुछ लेने के लिए रूम से बाहर निकलता है और शिजुमे और स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को बातें करते हुए पाता है। असल में प्रेसिडेंट उसका बड़ा भाई होता है, जिसे उस पर स्कूल के सबसे बेकार क्लास में सेलेक्ट होने की वजह से शर्म आ रही होती है। वो शिजुमे को पकड़ लेता है और उसे मारने ही जा रहा होता है, लेकिन आनाकोजी बीच में आकर शिजुमे को बचा लेता है। प्रेसिडेंट पीछे मुड़ता है और उस पर वार करता है, लेकिन वो कोजी को छू तक नहीं पाता। प्रेसिडेंट उससे काफ़ी इंप्रेस हो जाता है और कोजी से उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि आनाकोजी जानबूझकर सभी सब्जेक्ट्स में 50 नंबर लेकर आया था ताकि उसे क्लास डी मिल सके। थोड़ी देर में प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है और कोजी और शिजुमे एक वेंडिंग मशीन के पास बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। शिजुमे उसे पूछती है कि क्या उसने अपने एग्जाम्स कोर्स में हेराफेरी करी थी, जिस पर वो बोलता है कि वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। जिसके बाद वो क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बातें करने लगते हैं। स्कूल अगले दिन भी रोजाना की तरह चलता है। मिड टर्म के कुछ दिनों बाद से उन्हें एग्जाम्स के रिजल्ट बताती है और उन्हें अच्छे से पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। सभी बच्चे खुशी के मारे पागल हो जाते हैं ये जानने के बाद कि उन्होंने मिड टर्म टेस्ट पास कर लिए हैं। सभी स्टूडेंट्स कुशीदा को उन्हें सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए शुक्रिया बोलते हैं। टेस्ट के 3 दिन पहले कोजी को सूडो क्लास सी के कुछ बच्चों से लड़ता हुआ मिला था। हालांकि इस बार उनका बॉस रुइन सूडो को उसी की खीर का स्वाद चखाने जा ही रहा होता है कि तभी क्लास बी की चिन्हों से उन्हें आकर रोक देती है। रुइन और उसके साथियों को वहाँ से जाना पड़ता है और आनाकोजी सूडो को रोकते हुए उसे आगे से दिमाग से काम लेने को बोलता है। जब लड़ाई थम जाती है तो आनाकोजी सूडो से कुशीदा के साथ स्टडी ग्रुप में आने को बोलता है। सूडो मना कर देता है और अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। प्रैक्टिस के बाद शिजुमे सूडो से ऑडिटोरियम के बाहर मिलती है और उसे क्लास के नोट्स की समरी देती है। वो उसे बताती है कि अगर उसे इस स्कूल में बास्केटबॉल खेलते रहना है तो पढ़ाई करनी होगी। सूडो बिना उल्टा जवाब दिए उन्हें ले लेता है और अपने रूम चला जाता है। अगले दिन कुशीदा कैफेटेरिया में आनाकोजी से मिलती है ताकि वो मिड टर्म एग्जाम्स के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सेकंड ईयर के एक स्टूडेंट से ले सकें। उन क्वेश्चंस के बदले उसे 10 पॉइंट्स देने की डील करते हैं, लेकिन लड़का उनसे 30 पॉइंट्स देने को बोलता है। हालांकि आखिर में कोजी और कुशीदा उसे 15 पॉइंट्स में नोट्स देने के लिए मना लेते हैं। लंच के बाद कोजी और कुशीदा थोड़ी देर बाहर बैठते हैं। कुशीदा उससे पूछती है कि क्या उनके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स होना लीगल तो है, जिस पर कोजी उसे बताता है कि स्कूल की रूल बुक में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। तभी वो लड़का उन्हें क्वेश्चन पेपर भेज देता है और आनाकोजी 3 साल पुराने पेपर से उसे क्रॉस चेक करता है और बताता है कि वो बिल्कुल सही है। कुशीदा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन आनाकोजी उससे बोलता है कि वो सबसे बोले कि उसने खुद ही पेपर्स अरेंज किए हैं क्योंकि वो फिजूल की टेंशन अपने मत्थे नहीं लेना चाहता। टेस्ट के एक दिन पहले कुशीदा क्लास में सभी को प्रीवियस ईयर पेपर्स दे देती है और टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करने को कहती है। सभी की टेंशन काफ़ी कम हो जाती है और वो उसे थैंक्स बोलते हैं। हम आज के दिन में वापस आ जाते हैं और से उन्हें बताती है कि लगभग सभी ने टेस्ट पास कर लिए हैं, लेकिन एक बच्चा है जो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाया। वो और कोई नहीं बल्कि सूडो है, जिसे पासिंग मार्क्स 40 से एक कम 29 नंबर मिले हैं और अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स से उसे किसी भी तरह बचाने को कहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है और क्लास से चली जाती है। आनाकोजी छत तक उसके पीछे जाता है और उससे स्कूल रूल्स के बारे में बात करता है। से उसे साफ साफ बात करने को कहती है, इसलिए आनाकोजी सीधा उसे सूडो के स्कोर में एक और नंबर जोड़ने को बोलता है ताकि वो उनके साथ क्लास में रह सके। से हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। आनाकोजी से पूछता है कि ऐसा करने के लिए उसे कितने पॉइंट्स देने होंगे, क्योंकि शुरुआत में उसी ने बोला था कि स्कूल के अंदर वो उन पॉइंट से कुछ भी खरीद सकते हैं। से उसकी चतुराई से हैरान हो जाती है और बोलती है कि उसे 1 लाख पॉइंट्स देने होंगे। कोजी के पास इतने पॉइंट्स तो नहीं होते, इसलिए वो कोई और तरकीब के बारे में सोचता है, लेकिन तभी खुशकिस्मती से सुजुमे वहाँ आ जाती है और आनाकोजी के साथ मिलकर खुद के आधे पॉइंट्स देने को बोलती है। से मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके पास उनकी डील मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। शाम को क्लास के बाद कोजी सुजुमे से उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। हालांकि वो बोलती है कि उसने वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था। आनाकोजी से बोलता है कि उसे पता है कि वो जानबूझकर कम मार्क्स लाई ताकि कमज़ोर बच्चों को लेफ्ट आउट फील ना हो। सुजुमे ये सब जोर से बोलने के लिए उस पर चिल्लाने लगती है। कुछ घंटों बाद सारे स्टडी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स आनाकोजी के रूम में सूडो की वापसी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो आनाकोजी से पूछते हैं कि उसने से को कैसे समझाया, जिस पर वो बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया और सारा किया दराज सुजुमे का है। पार्टी के बाद कुशीदा साफ सफाई करने के लिए वहीं रुकती है।
जाने से पहले कुशिदा कोजी से पूछती है कि क्या उसे सुजुमे पसंद है, जिस पर वो बोलता है कि वो सिर्फ उसकी बगल की सीट में बैठने वाली एक लड़की के सिवाय और कुछ नहीं है। कुशिदा शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो ज़्यादा दूर जा पाती उससे पहले कोजी देखता है कि वो अपना फ़ोन धोखे से वहीं भूल गई है। वो उसे वापस करने के लिए उसके रूम तक जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलती। वो बाहर जाता है तो उसे किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती है। तभी वो कुशिदा को रेलिंग पर तेज़ी से लाते मारते हुए सुजुमे को गालियाँ देते हुए सुनता है। कुशिदा समझ जाती है कि वहाँ कोई मौजूद है, इसलिए आना कोजी खुद ही बाहर आ जाता है। उसे देखते ही कुशिदा का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है और उसे देखने से लग रहा था कि वो कोजी को कच्चा चबा जाएगी। वो उससे पूछती है क्या उसने उसे वो सब करते हुए देख लिया, लेकिन कोजी उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं देखा। ये जानते हुए कि वो उसे झूठ बोल रहा है, कुशिदा उसे धमकाती हुए बोलती है कि अगर उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तो उस पर रेप चार्जेस लगाकर उसका पूरा करियर खत्म कर देगी। आना कोजी से वादा करता है कि वो उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा और कुशिदा फिर से प्यारी होने का ढोंग करने लगती है। मेरे हिसाब से तो कोजी ने उस वक्त बिल्कुल सही काम किया। दोस्तों, अगर आपके साथ कोई लड़की ऐसा करे तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। अगले दिन क्लास बी की टीचर उन्हें उनके पॉइंट्स के बारे में बताती है। इस दौरान आयानो कोजी कुशिदा और सुजुमे के साथ एलिवेटर में आ जाता है। कुशिदा को कल रात के बाद सुजुमे से इतना नॉर्मली बात करते हुए देखकर कोजी हैरान हो जाता है। सुजुमे बीच में चली जाती है और कुशिदा उसके ऐसे बर्ताव से नाराज़ हो जाती है। तभी इचिनोसे उन्हें ढूंढ लेती है और पूछती है कि क्या उनकी क्लास को उनके पॉइंट्स के बारे में बता दिया गया है, और उनके चेहरे को देखकर ये साफ था कि उन्हें उसके बारे में भनक तक नहीं है। क्लास में से स्टूडेंट्स को बताती है कि कुछ क्लासेस के पॉइंट्स को बताने में स्कूल को थोड़ी देरी हो रही है, इसलिए उन्हें अपने पॉइंट जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इचिनोसे आना कोजी से क्लास के बाद थोड़ी देर मिलने के लिए भी बोलती है। वो कैंपस में एक सुनसान जगह पर मिलते हैं। इचिनोसे सीधा टॉपिक पर आते हुए आना कोजी से उसका बॉयफ्रेंड बनने का दिखावा करने को कहती है। वो उसे बताती है कि उसे उसका लॉकर में एक लव लेटर मिला था और वो लिखने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहती है, इसलिए आना कोजी सिर्फ 1 या 2 हफ्तों के लिए उसका बॉयफ्रेंड बन जाए तो लेटर लिखने वाला समझ जाएगा और शायद उसका पीछा करना भी छोड़ देगा। कोजी उससे बोलता है कि उसे उस नौटंकी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे अगले को साफ साफ बता देना चाहिए कि वो उसके लिए कैसा फील करती है। तभी शिकोरो, जिस लड़की ने इचिनोसे को लेटर लिखा था, वहाँ आ जाती है और कोजी उन दोनों को अकेले में बात करने देने के लिए वहाँ से चला जाता है। बाद में शिकोरो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है क्योंकि इचिनोसे ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इचिनोसे मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आती है और उसकी मदद करने के लिए आना कोजी को शुक्रिया बोलती है। उससे मिलने के बाद वो क्लास में वापस जाता है और सूडो को स्टूडेंट्स पर चिल्लाते हुए देखता है, जो उन्हें बता रहा था कि उसने खुद से क्लास सी के स्टूडेंट्स को नहीं मारा था। थोड़ी देर में से क्लास में आती है और सभी को बताती है कि क्लास सी ने उनके 3 स्टूडेंट्स को मारने के लिए सूडो के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। सूडो उन्हें बताता है कि उसने ऐसा सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। ये देखने के बाद कि उसका खुद के गुस्से पर ज़रा सा भी काबू नहीं है, ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल था कि उसने उन्हें नहीं मारा होगा। उस रात क्लास सी के बॉस रुइन को स्कूल के बार में मजे लेते हुए दिखाया जाता है। इनके स्कूल में खाली बार है, मेरे में तो स्ट्रिक्ट क्लब था। तभी उसका एक गुंडा जख्मी हालत में उसके पास सूडो के साथ हुई लड़ाई के बारे में उसे बताने आता है। उसको संभालने के बजाय रुइन अपने बाउंसर से उसे और पिटवा देता है ताकि वो पूरी तरह से एक विक्टिम लगे। अगले दिन सुजुमे आना कोजी से पूछती है कि वो क्या सोचता है कि उन्हें जब सूडो को बाहर निकालने का मौका मिला था तब उन्होंने उसे बचाकर गलती करी। कोजी उसे बताता है कि अगर वो निकल भी जाता तो उससे उनकी क्लास का कुछ भला नहीं होता, क्योंकि क्लास रैंक में ऊपर जाना एक टीम वर्क का काम है जिसमें सभी का अपना अपना रोल होता है। तभी क्लास का रैप सूडो को निर्दोष साबित करने के लिए सभी की मदद मांगता है। सभी लोग यहाँ तक कि कोजी भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन सुजुमे अपना जवाब देने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कुशिदा आना कोजी से मिलती है और 2 स्टूडेंट्स के साथ उसकी मीटिंग फिक्स करवाती है। उस शाम इचिनोसे भी वहाँ आ जाती है और कोजी और उसके क्लासमेट की मदद करने को ऑफर करती है। आना कोजी उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि हो सकता है कि इसके पीछे उसका कोई छिपा हुआ मकसद हो। हालांकि इचिनोसे उसे बताती है कि वो खाली उसकी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। अगले दिन सभी लोग इंसिडेंट की तहकीकात करने में जुट जाते हैं। एक समय पर इचिनोसे को एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जैसे कि वो उनकी मदद करना चाह रहा हो। इचिनोसे उनकी मदद करने के लिए उसे पॉइंट्स देना चाहती थी, लेकिन उसकी आइडेंटिटी ना पता होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। अनाकोजी उसकी मदद करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास 1 लाख की जगह 26 लाख पॉइंट्स हैं। उस शाम सभी लोग अपनी अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए कोजी के रूम में मिलते हैं। सुजुमे भी थोड़ी देर में वहाँ आ जाती है और बताती है कि वो उनकी क्लास की लड़की साकुरा थी जिसने इचिनोसे को टेक्स्ट भेजा था, क्योंकि लड़ाई होते वक्त वो वहाँ मौजूद थी। तभी साकुरा को अंधेरे कमरे में बैठे हुए दिखाया जाता है जिसे कुशिदा का कॉल आता है, हालांकि वो उसका कॉल नहीं उठाती। सुजुमे उसके बारे में ज़्यादा सोचने से मना कर देती है क्योंकि उसकी गवाही उतनी मैटर नहीं रखेगी। उस शायद कुशिदा कोजी से उस मामले के बारे में बात करने के लिए मिलती है। वो कैंपस में घूमते हैं और अनाकोजी पहले उससे क्राइम और बाकी चीज़ों के बारे में पूछता है। कुशिदा उससे पूछती है कि क्या वो सुजुमे के बारे में सच में सब कुछ जानता है, जिस पर वो बोलता है कि किसी के बारे में सब कुछ जान पाना नामुमकिन है। कुशिदा उससे कुछ पूछने ही जा रही थी, लेकिन बीच में ही रुक जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कुशिदा साकुरा से मिलती है और उसे उस लड़ाई के बारे में पूछती है। साकुरा कुछ ना करने के लिए उसे माफ़ी मांगते हुए फ़ौरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है। असल में वो इन सब में नहीं फंसना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी सीक्रेट चीज़ें सभी के सामने आ जाएंगी। अनाकोजी साकुरा को कुशिदा से भागते हुए देखता है और सोचता है कि वो सभी से ऐसा क्या छिपाने की कोशिश कर रही होगी। वो सोचता है कि शायद वो एक वेबकैम गर्ल होगी, लेकिन वो अभी ये दावे के साथ नहीं बोल सकता था। बाद में साकुरा कोजी और कुशिदा से कैंपस के मॉल में मिलती है। वो वहाँ अपना कैमरा सही करवाने आई थी जो कुशिदा से भागते वक्त टूट गया था। दुकान वाला अजीब आदमी उसका कैमरा ढंग से चेक करता है और बताता है कि वो भी वारंटी पीरियड में है, इसलिए उसे ठीक किया जा सकता है। कैमरा चेक करते वक्त वो ठगियों वाले बर्ताव करने लगता है और साकुरा का फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगता है। साकुरा को उस आदमी से डर लगने लगता है और ये साफ था कि वो उस फॉर्म में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं भरना चाहती थी।
लेकिन तभी अनाकोजी उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता है और कैमरा ठीक हो जाने के बाद उसे कॉन्टैक्ट करने को बोलता है। बाद में वो एक टेबल पर जाकर बैठते हैं जहाँ साकुरा कोजी को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया बोलती है। कुशिदा साकुरा को कोजी के साथ अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए बाथरूम चली जाती है। साकुरा कोजी से उसकी राय लेती है कि क्या उसे गवाही देनी चाहिए या नहीं। अनाकोजी से बोलता है कि उसे जो सही लगे उसे वही करना चाहिए। वो उसे ये भी बोलता है कि उसे इस पर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के खातिर गवाही देनी चाहिए। खैर कुशिदा वापस आ जाती है और कोजी से उसे रात मिलने को बोलती है। जब वो दिन ढलने के बाद मिलते हैं तब कुशिदा साकुरा की सीक्रेट लाइफ के बारे में उसे बताती है। अनाकोजी का शक बिल्कुल सही निकला क्योंकि साकुरा सच में एक वेबकैम गर्ल थी। उसका चश्मा स्कूल में उसकी असली आइडेंटिटी छिपाने के लिए है। वो लोग बात कर ही रहे होते कि कुशिदा को साकुरा का मैसेज आता है कि वो गवाही देगी। अगले दिन होरिगिता अनाकोजी से बोलती है कि वो कुशिदा के साथ कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है और उसे इग्नोर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ सिजुमे को कुशिदा से थोड़ी जलन होने लगी है। शाम को क्लास 1D और C के चुने हुए बच्चों को स्टूडेंट काउंसिल बोर्ड के सामने बुलाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट उस केस का फैसला सुनाएगा। अनाकोजी भी कुशिदा, सुजुमे और सूडो के साथ वहाँ पर आया होता है। क्लास C के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ मौजूद होते हैं। केस की डिटेल्स पढ़ते वक्त बीच में ही सूडो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्लास C के बच्चों ने लड़ाई शुरू करी थी। जब सुजुमे की बोलने की बारी आती है तब कोजी देखता है कि अपने भाई के वहाँ होने के डर की वजह से वो सुध-बुध खो चुकी है। अनाकोजी उसकी कमर पर चुटकी काटता है ताकि उसे होश आ जाए और उसे सूडो और उनकी क्लास की खातिर बोलने को कहता है। जब वो अपने होशावास में वापस आ जाती है तो वो क्लास C के स्टूडेंट से पूछताछ करती है। वो उनसे सवाल पर सवाल पूछती जाती है और बोलती है कि इस बात का कोई दुख ही नहीं बनता कि लड़ाई में एक लड़का बिना किसी खरोच के 3 लड़कों को पीट डाले। लड़के कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर देते हैं, इसलिए सुजुमे अपनी विटनेस साकुरा को गवाही देने के लिए वहाँ बुलाती है। साकुरा वहाँ आती है और सभी को बताती है कि उस दिन असल में क्या हुआ था। क्लास करे बोलता है कि वो उन्हें सिर्फ कही सुनी बातें बता रही है। तभी साकुरा बोलती है कि उसके पास सबूत भी मौजूद हैं। प्रेसिडेंट उससे वो ड्राइव ले लेता है और प्रोजेक्टर पर चला देता है। वहाँ वो उसकी बिकिनी में फ़ोटोज़ देखते हैं, लेकिन तभी स्क्रॉल करते करते उन्हें एक फ़ोटो मिलती है जिसे देखने से साफ था कि वो तीनों लड़के सूडो को धमका रहे थे। वो देखने के बाद उनका रैप पनिशमेंट के तौर पर दोनों क्लास के स्टूडेंट्स की सस्पेंशन की मांग करता है। वो इस पर सुजुमे की राय मांगता है, लेकिन वो सच के सिवाय और कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसके बाद वो अपने भाई से उसका फैसला सुनाने को बोलती है। आखिर में प्रेसिडेंट बोलता है कि उसने सुनवाई अगले दिन शाम 4 बजे तक के लिए रोक दी है। मीटिंग के बाद साकुरा देरी से आने के लिए अनाकोजी से माफ़ी मांगती है। अनाकोजी से बोलता है कि उसे खुद से आगे आने के लिए खुद पर गर्व होना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट रूम से बाहर आता है और कोजी और साकुरा से बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में साबित कर सकता है कि लड़के निर्दोष नहीं हैं। अनाकोजी बोलता है कि हाँ वो कर सकता है और वो करेगा। उसके बाद साकुरा अपने बारे में कुछ बताना शुरू करती है। वो एक अकेली और डिप्रेस लड़की है और उसे लगता है कि उसकी सीक्रेट जॉब से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दिन उसी के एक फैन से उसे एक गंदा सा टेक्स्ट मैसेज आता है जिसके अगले ही दिन उसे अपने लॉकर में उसे खुद की फ़ोटोज़ मिलती हैं। दूसरी तरफ कोजी और सुजुमे अपने अगले कदम के बारे में बातें करते हैं। अनाकोजी बोलता है कि अगर जिम में कैमरास लगे होते तो वो फुटेज को चेक करके ही सूडो को बचा लेते। हालांकि तभी उन्हें एक शानदार प्लान सूझता है जिसे वो बाद में अंजाम देंगे। इस बीच अनाकोजी साकुरा को क्लास में अकेले बैठे हुए देखता है और उसे सूडो की तरफ से गवाही देने के लिए थैंक्स बोलता है और इसके बदले उसे बचाने का वादा करता है। साकुरा भी उसे थैंक्स बोलती है और अपने बारे में कुछ और चीज़ें बताना शुरू करती है। खैर तभी कोजी को शिजुमे का टेक्स्ट आता है कि उसने लड़कों को ईमेल भेज दिया है, जिस वजह से अनाकोजी को वहाँ से जाना पड़ता है। असल में होरिगिता ने क्लास C के लड़कों को कुशिदा के फ़ोन से मैसेज किया था ताकि वो उसे सच माने। वहाँ पहुँचने पर लड़कों को अनाकोजी वहाँ पहले से खड़ा मिलता है। एक लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुजुमे उन्हें रोक लेती है और बोलती है कि उन्हें अनाकोजी की बात सुननी चाहिए। और जब वो लोग वहाँ से जाने ही वाले थे तभी अनाकोजी उन्हें वो कैमरा दिखाता है जो उन्होंने कुछ समय पहले ही लगाया था। चूँकि लड़कों को नहीं पता था कि वो कब लगाया गया है, उन्हें ये यकीन हो जाता है कि उनकी सारी करतूतें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी होंगी। वो और बनाने लगते हैं और कोजी उन्हें शांत कराता है। वो उनसे इस तरह की बातें करता है जिससे उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच करके अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल को पता चल गया कि वो झूठ बोल रहे थे तो उन्हें पक्का स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका था जो कि खुद कोजी और सुजुमे उन्हें बताते हैं कि उन्हें अपनी कंप्लेंट वापस ले लेनी चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि वो लड़ाई कभी हुई नहीं थी। एक लड़का रोइन को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाल लेता है, लेकिन सुजुमे उससे उसका फ़ोन छीन लेती है। जैसा कि उन्होंने सोचा था वो मंदबुद्धि अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस शाम एक आदमी एक सुनसान गली तक साकुरा का पीछा करता है। दूसरी तरफ कोजी चिनोसे से मिलता है और उसे क्लास C के खिलाफ उनकी जीत के बारे में बताता है। तभी से साकुरा से एक इमरजेंसी कॉल आती है। साकुरा को उसे कॉल किए कुछ पल ही बीते थे कि तभी पीछे से वही आदमी आकर साकुरा को दीवार की तरफ ले जाता है। वो उसकी हर बात मानने को कहता है और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसकी सारी फोटोज़ लीक कर देगा। उसके बाद वो साकुरा की शर्ट खोलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अनाकोजी वहाँ जाता है और ऐसा करते हुए उसकी फ़ोटो खींच लेता है। असल में वो आदमी वही दुकान वाला बंदा था जिसने साकुरा का कैमरा ठीक किया था। अब उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी और अनाकोजी से वादा करता है कि वो उसकी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना देगा। थोड़ी देर में पुलिस वहाँ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। साकुरा उस आदमी से बोलती है कि उसने कभी भी उस आदमी को अपना फ़ैन माना ही नहीं था। उसके जाने के बाद कोजी साकुरा को बताता है कि उसने उसे कैसे ढूंढा। उसे ये भी बोलता है कि उसे अपना सिर उठा कर जीना चाहिए और उसे खुद पर गर्व होना चाहिए, फिर चाहे वो एक वेबकैम गर्ल ही क्यों ना हो। साकुरा शर्माने लगती है और खड़ी हो जाती है। स्कूल के दूसरी तरफ से सुजुमे से पूछती है कि उन्होंने क्लास C को अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए कैसे मजबूर किया। सुजुमे फिर से पगला जाती है और बड़बड़ाती हुए बकवास करने लगती है। सिर्फ एक सलाह देती है कि देरी होने से पहले वो अनाकोजी के बारे में जितना पता लगा सके उतना पता लगा ले।
क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सीक्रेट स्किल है जो उसे पूरे स्कूल में सबसे अलग बनाती है। शाम में अनाकोजी को रास्ते में प्रेसिडेंट मिलता है, जो केस में उसके एक्शन से इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे सेक्रेटरी की पोजीशन तक ऑफर कर देता है। हालांकि अनाकोजी पोजीशन को ठुकरा देता है, ये बोलते हुए कि उसे और ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच रूइन लड़कों को अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए सबक सिखाता है। उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और क्लास ए के कुछ स्टूडेंट से मिलता है। वो उनसे वादा करता है कि वो उन्हें भी बाकियों के साथ मसल देगा। शाम को अनाकोजी सुजुमे से मिलता है, जो उस पर जाली सबूत लगाने का इल्ज़ाम लगाने लगती है, जिस वजह से क्लास सी के स्टूडेंट्स अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। दोस्तों, किसी ने लाइट नॉवल पढ़ी हो तो बताना कि ये सुजुमे बचपन में सिर के बल गिर गई थी क्या। खैर, अनाकोजी उसकी बेतुकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुजुमे उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और पूछती है कि वो असल में कौन है। तभी अनाकोजी को अपनी पहली जिंदगी की हल्की सी झलक दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो सीधा सुजुमे की आंखों में देखता है और आगे से कभी भी उसकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल ना करने को बोलता है। कुछ हफ्तों बाद स्टूडेंट उस टर्म के फाइनल एग्जाम खत्म कर चुके थे और अब उनकी छुट्टियां चल रही हैं। एक सुबह सुजुमे उठकर दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाती है। उस सुबह से कुछ दिनों पहले क्लास डी के कुछ ठरकी लड़के एक किनारे इकट्ठा होकर लड़कियों के चेंजिंग रूम में ताका झाकी करने का प्लान बनाते हैं। हम आज के दिन में वापस आ जाते हैं और सुजुमे अपना स्विम सूट पैक करके पूल की ओर जाने लगती है। रास्ते में उसे क्लास के नए नवेले बने कपल्स हिराता और की मिलते हैं। वो उससे उनके साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन सुजुमे मना करके अपने ग्रुप के साथ बस स्टैंड पर मिलने चली जाती है। तभी सूडो, आइक और यामाची भी वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद सभी पूल की ओर चल पड़ते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब लड़कियाँ चेंजिंग रूम में अपना स्विम सूट पहनने के लिए इकट्ठा हो जाती हैं। बात करती हैं कि अनाकोजी कैसे अपने आसपास की लड़कियों के नज़दीक आता जा रहा है। कुशिदा सुजुमे के अनाकोजी को लेकर टॉन्ट मारती है और उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो काम नहीं आता। इस दौरान कहीं दूसरी जगह एक लड़का अपने साथी को लड़कियों के चेंजिंग रूम में झांकने को कहता है, इससे पहले कि लड़कियां वापस आ जाएं। सूडो और आइक गार्ड ड्यूटी पर होते हैं और वो ये भी पक्का करते हैं कि जब तक उनका ऑपरेशन पूरा ना हो जाए तब तक कोई भी चेंजिंग रूम में वापस ना जाए। कुशिदा को इसकी थोड़ी सी भनक लग जाती है, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए वॉलीबॉल खेलने का फैसला करते हैं। लड़कियां पहले तो खेलने में थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन थोड़ी देर में खेलना शुरू कर देती हैं। इस दौरान यामाची एक जनरेटर बनकर चेंजिंग रूम के दरवाजे पर डू नॉट एंटर का साइन लगाकर उसके अंदर घुस जाता है। जल्दी लड़कियां बाथरूम के बाहर आकर इकट्ठा हो जाती हैं और क्लीनर के वहाँ से जाने का इंतजार करने लगती हैं। तो वहीं अंदर यामाची जल्दी से छत पर कैमरा फिट करने की कोशिश कर रहा होता है। कुशिदा यामाची के बारे में पूछने लगती है और चेंजिंग रूम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। आइक फौरन चौथे लड़के को मिशन अबॉर्ट करने का सिग्नल भेज देता है। चौथा लड़का तुरंत यामाची को कॉल करके समय की कमी की वजह से मिशन अबॉर्ट करने को बोलता है। कुछ ही समय बाद यामाची दौड़ते हुए वॉलीबॉल कोर्ट की तरफ आ जाता है और तभी आइक पेट में दर्द होने का बहाना बनाने लगता है ताकि वो बाथरूम जाकर यामाची का अधूरा काम पूरा कर सके। रूइन और उसके गुंडे बाथरूम के बगल से गुजरते हैं और डू नॉट एंटर का साइन बोर्ड देखकर रुक जाते हैं। चौथा लड़का फौरन सूडो को सिग्नल देते हुए आइक की मदद करने को कहता है, जिसके बाद सूडो दौड़कर बाथरूम की ओर चला जाता है और रूइन के पास पहुंचकर उसे बाथरूम में घुसने से रोकने की कोशिश करने लगता है। उन दोनों के बीच मामला गरमाने लगता है कि तभी क्लास ए की क्वीन आरिसु सकायानागी बीच में आकर मामला ठंडा कर देती है। तभी प्रेसिडेंट भी वहां आ जाता है और ये पक्का करता है कि उसकी देखरेख में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे। इस दौरान आइक पकड़े जाने के खौफ से सहम जाता है और मिशन को छोड़ने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन चौथा लड़का उसके दिमाग में थोड़ी बुद्धि भरता है और बोलता है कि इतने घंटों की मेहनत के बाद वो इस मिशन को अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। आइक का जोश दोबारा से जाग जाता है और वो फिर से काम पर जुट जाता है। अनाकोजी चौथे लड़के को सिग्नल देते हुए देख लेता है, इसलिए वो सुजुमे से सभी स्टूडेंट को क्लास डी को टॉप पर ले जाने के बारे में भाषण देने को कहता है। उसकी स्पीच से सभी का ध्यान बढ़ जाता है और तब तक आइक अपना काम खत्म कर लेता है। वो सभी कैमरास को इंस्टॉल करके चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है। जब सुजुमे अपनी स्पीच खत्म कर लेती है तो वो चेंजिंग रूम में चुपके से जाकर सभी कैमरास को हटा देती है, जिसके बाद वो पूल के पास आकर कोजी से मिलती है। अनाकोजी को भी थोड़ी सी मस्ती सूझती है, इसलिए वो सुजुमे को धक्का देकर पूल में फेंक देता है। जल्दी सभी पूल में आ जाते हैं और खूब मजे करते हैं। उस रात सुजुमे सभी के साथ वाली फोटो को अपने पास रखकर सोती है। अनाकोजी से के पास जाता है, जो इकरस और उसके पिता का प्ले देख रही थी। असल में स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स के वेकेशन के लिए एक क्रूज बुक किया था ताकि वो अपनी छुट्टियों का पूरा लुत्फ उठा सके। अनाकोजी को वो प्ले इतना बेकार लगता है कि वो उसे टैक्स देने वालों के पैसों की बर्बादी बताता है। वो सीधा मुद्दे पर आती है और बोलती है कि एक आदमी उनके स्कूल में उसे निकलवाने के लिए आया था और हालांकि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पता चलता है कि से के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी, क्योंकि उसकी क्लास टीचर होने के नाते वो जब चाहे कोजी को निकाल सकती थी, फिर चाहे उसने कुछ गलत किया हो या नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उससे एक डील करती है कि उसे उसको ना निकलवाने के बदले उनकी क्लास को क्लास ए बनाना होगा। पहली बार अनाकोजी अपना आपा खो देता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाते हुए धोखा ना देने को बोलता है। हालांकि से बोलती है कि उसकी बात मानने के सिवाय उसके पास और कोई चारा ही नहीं है, जिसके बाद कोजी को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट मजे करने के लिए क्रूज से बाहर आ जाते हैं। उनकी बोट एस्परांजा में लगभग सभी तरह के लग्जरी आइटम्स मौजूद थे। आइक, सूडो और यामाची अनाकोजी के साथ जाकर बैठते हैं और आइक आखिरकार कुशिदा से डेट पर चलने के लिए पूछने का फैसला कर लेता है। वो कुशिदा के पास डेट पर चलने के लिए पूछने जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसके सामने आते ही उसका दिमाग घूम जाता है और धोखे से वो उससे कोई और सवाल पूछ लेता है। आइक ही अकेला नहीं है, मेरे हिसाब से तो अपने क्रश के सामने सभी की बोलती बंद हो जाती है। आइक को देखकर सूडो के अंदर का भी जोश जाग जाता है और वो भी सुजुमे से डेट पर चलने के लिए पूछने का फैसला करता है। वो अनाकोजी से सुजुमे के बारे में जानकारी देने को बोलता है और उस पर अमल करने का फैसला करता है। बाद में शाम को चारों लड़के क्रूज के एक लग्जरी रेस्टोरेंट में जाते हैं।
वहाँ का खाली मेन्यू देखकर सूडो और बाकी सबका दिमाग घूम जाता है और वो वेटर को बुलाने लगते हैं। तभी क्लास ए का एक स्टूडेंट सूडो और उनका मजाक उड़ाने लगता है, जिसे सुनकर सूडो गुस्सा आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वहाँ मौजूद स्टूडेंट सूडो के अपने गुस्से पर ना कंट्रोल कर पाने के बारे में बातें करने लगते हैं और उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। एनकोजी अपने कमरे में आराम करने चला जाता है और से के साथ हुई डील के बारे में सोचने लगता है कि तभी हिराता दरवाज़ा खटखटाता है और एनकोजी से उसके साथ घूमने को कहता है, लेकिन कोजी उसके साथ घूमने से मना कर देता है। हिराता उससे पूछता है कि क्या वो सुजुमे के साथ उसकी बातचीत करवा सकता है। एनकोजी कुछ बोल पाता उससे पहले ही हिराता को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। शिप के दूसरी तरफ क्लास डी का सबसे मस्कुलर, एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट कोएंजी अपना गीला शरीर लेकर पूरी शिप में सिर्फ चड्डी में घूमता है। बटलर उससे अपना शरीर पोंछने को कहता है, लेकिन अपनी ही धुन में मस्त कोएंजी उसकी एक नहीं सुनता और हर जगह खिंचौनन फैला देता है। कुछ घंटों बाद सुजुमे एनकोजी से मिलती है और उन्हें लग्जरी क्रूज में घुमाने के स्कूल के असली मकसद के बारे में बात करती है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रुइन वहाँ जाता है और सुजुमे को चिढ़ाने लगता है। तभी रुइन की एक्स इबुकी वहाँ आ जाती है और उसके साथ रुइन के बेकार बर्ताव की वजह से उसका सामना करती है। रुइन वहाँ पे उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देता है और गुस्से में आकर इबुकी उसे मुक्का मार देती है। हालांकि रुइन का बाउंसर एल्बर्ट बीच में आकर उसको उठाकर फेंक देता है और अपने मास्टर के साथ वहाँ से चला जाता है। क्लास ए की क्वीन को इजुमी नाम की लड़की से एक रिपोर्ट मिलती है, जिसके लिए वो उसे शुक्रिया बोलती है और अगला इंस्ट्रक्शन मिलने तक रुकने को कहती है। उस रात साकुरा प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो एनकोजी से डेट पर चलने के लिए कैसे पूछेगी कि तभी अचानक से कोजी उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि अगर उसे कभी भी उसकी मदद की ज़रूरत हो तो वो बिना हिचकिचाए उससे बोल सकती है। साकुरा उसका हाथ पकड़ लेती है और मुस्कुराती है। तभी कुशीदा वहाँ आ जाती है और उसे देखकर साकुरा वहाँ से भाग जाती है। एनकोजी भी खुद को उससे बात करने से रोक लेता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि वो ज़्यादा दूर जा पाता उससे पहले ही कुशीदा उसे पीछे से पकड़ लेती है और अपने असली रूप में आकर उससे पूछती है कि वो उससे बात क्यों नहीं करना चाहता है। एनकोजी उससे फिर भी इग्नोर कर देता है और तंग आकर कुशीदा खुद ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन स्टूडेंट्स को डेक पर आइलैंड को देखने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ उन्हें ले जाया जा रहा है। कुछ बहुत स्टूडेंट को समझ आ चुका था कि उनका समर वेकेशन अब खत्म होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स आइलैंड को देखने के लिए बाहर आ जाते हैं। जल्दी स्टूडेंट्स को एक जगह असेंबल करवा दिया जाता है और अगला इंस्ट्रक्शन मिलने तक वहीं रुकने को कहा जाता है। थोड़ी देर बाद से स्टूडेंट्स को उस एक हफ्ते के टेस्ट के बारे में बताती है जो स्कूल ने खास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। सभी स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी भनक तक नहीं लग पाई थी। स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन बताने के बाद टीचर उन्हें टेस्ट शुरू करने के लिए छोड़ देते हैं। हर क्लास के 8 स्टूडेंट्स के लिए 2 टेंट्स दिए जाते हैं और आइलैंड पर एक हफ्ता बिताने के लिए सभी को ज़रूरत का सामान भी दिया जाता है। हर क्लास को अलग से कोई भी एक्स्ट्रा सामान खरीदने के लिए 300 स्पेशल पॉइंट दिए जाते हैं और वो चाहे तो उन्हें पूरा खर्च कर सकते हैं। हालांकि उस एक हफ्ते के बाद उसमें से उनके जितने भी पॉइंट्स बच जाएंगे वो सभी पॉइंट्स क्लास पॉइंट्स में बदल दिए जाएंगे। टेस्ट के एंड में एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाने के लिए हर क्लास को दूसरी क्लास का लीडर को गैस करने का मौका मिलेगा। अगर उन्हें सही जवाब दिया तो उन्हें एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उनके बचे हुए स्पेशल पॉइंट्स में से 50 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ आकर ये डिसाइड करने लगते हैं कि क्या किया जाए। कुछ बच्चे तो एकदम सटीक बात बोलते हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियों के पूरे मज़े लेने चाहिए और क्लास के पूरे 300 स्पेशल पॉइंट्स हिराता जैसे होशियार स्टूडेंट को संभालने के लिए दे देने चाहिए। क्लासमेट्स आपस में खुशफुसाने लगते हैं कि तभी एक लड़का टॉयलेट की बात को उठा देता है और पता चलता है कि स्कूल ने हल्का होने के लिए उन्हें कुछ पोर्टेबल टॉयलेट दिए हैं। लड़कियों को उन टॉयलेट को इस्तेमाल करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, खासकर उसकी साफ़ सफाई को लेकर। वो प्रोटेस्ट करने लगती हैं और मजबूरी में आकर लड़कों को उनकी बात मानते हुए एक साफ़ सुथरा टॉयलेट खरीदना पड़ जाता है। बहस खत्म होने के बाद क्लास डी कैंप लगाने के लिए जंगल में अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। रास्ते में सुजुमे और एनकोजी अपनी क्लास को इस टेस्ट में सबसे ऊपर ले जाने के बारे में बातें करते हैं। वो आगे बढ़ते रहते हैं और काफ़ी देर बाद सभी स्टूडेंट थोड़ी देर का ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। हिराता आखिरकार टॉयलेट खरीदने वाले मुद्दे को उठा देता है और बोलता है कि उन्हें लड़कियों के लिए साफ़ सुथरा टॉयलेट खरीद लेना चाहिए ताकि वो उनके साथ आराम से काम कर सकें। अपना फैसला सुनाने के बाद वो स्टूडेंट्स को एक कैंपिंग स्पॉट खोजने के लिए वॉलंटियर करने को कहता है। कुछ स्टूडेंट जिसमें कोएंजी और एनकोजी भी शामिल थे जगह ढूंढने के लिए राजी हो जाते हैं और हिराता उन्हें टीम्स में बांट देता है। कोएंजी, एनकोजी और साकुरा एक साथ जाते हैं और कोएंजी एक बंदर की तरह छलांग लगाते हुए पेड़ों के जरिए काफ़ी दूर चला जाता है, जिस वजह से कोजी और साकुरा पीछे रह जाते हैं। 100-200 मीटर चलने के बाद एनकोजी और साकुरा को एक गुफा दिखाई देती है और एनकोजी को तुरंत से कहे हुए वो शब्द याद आ जाते हैं कि अगर उन्होंने आइलैंड पर लकी स्पॉट्स को खोज लिया तो उन्हें बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आखिर में जाकर उनके क्लास पॉइंट्स में जुड़ जाएंगे। तभी क्लास ए का लीडर कात्सुरागी और उसका एक साथी गुफा से बाहर निकल कर आते हैं। वो लोग आइलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और एनकोजी साकुरा का मुंह दबाकर झाड़ियों में छिप जाता है ताकि वो लोग पकड़े ना जाए। कात्सुरागी को किसी के वहाँ मौजूद होने की भनक लग जाती है और वो फ़ौरन चेक करने जाता है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। एनकोजी साकुरा को छोड़ देता है और गुफा की तहकीकात करने चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उस गुफा पर कात्सुरागी ने पहले ही अपना हक जमा लिया है। वो सभी लोगों के पास वापस आ जाते हैं और पाते हैं कि सूडो और आइक ने नदी के किनारे कैंप लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह ढूंढ निकाली है। पहले तो स्टूडेंट्स का वहाँ कैंप लगाने का मन नहीं करता, लेकिन और कोई चारा ना होने की वजह से वो उसी जगह को क्लेम कर लेते हैं। वो सिजुमे को अपनी लीडर बना देते हैं और उसे उस जगह को क्लेम करने को कहते हैं। सिजुमे को लीडर का की कार्ड मिल जाता है और वो उस जगह को क्लेम कर लेती है। सभी स्टूडेंट्स टेंट लगाना शुरू कर देते हैं। सिजुमे कोई भी काम नहीं करती और टेंट लगते ही चुपचाप अपने टेंट में घुस जाती है। उस शाम क्लास का एक लड़का एनकोजी के पास आता है और उससे साकुरा से डेट के लिए पूछने की टिप्स मांगने लगता है। जल्द ही वो लड़का कोजी और साकुरा जंगल में घूमने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें क्लास सी की इबुकी जख्मी हालत में मिलती है, जिसे उसकी क्लास वालों ने निकाल फेंका था। वो लड़का और साकुरा उसे अपने कैंप में लेने को बोलते हैं और वो ना चाहते हुए भी उनकी बात मान जाती है।
बाद में आइक कैंप फायर लगा देता है और लड़कियां जंगल से ताज़े फल ले आती हैं। सभी आग जलाने के लिए आइक के नारे लगाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। आइक लड़कियों से टॉयलेट वाले इशू पर उनका साथ ना देने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। कुछ देर बाद हिराता सभी को समझाता है कि उन्हें पूरे हफ्ते पॉइंट्स को कैसे खर्च करना है ताकि टेस्ट एंड होने के बाद भी उनके हाथ में 120 पॉइंट्स बचे रहें। कुछ घंटों बाद कोशिदा और क्लास के दूसरे बच्चे इबुकी से बात करने जाते हैं, जिसके कुछ ही पलों बाद स्टूडेंट्स को पता चलता है कि कोएंजी बीमार होने का बहाना बनाकर शिप पर वापस लौट गया है। ये उनकी क्लास के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि टीचर्स एक लड़के की गलती की वजह से उन पर पेनल्टी लगा सकती हैं। एक फ्लैशबैक में छोटे आनाकोजी को दिखाया जाता है, जो कि एक सफ़ेद कमरे में दूसरे बच्चों के साथ बैठकर कैलकुलस के कठिन सवाल लगा रहा था। एक सुपरवाइज़र उसके पास आता है और उससे बोलता है कि सिर्फ बेवकूफ़ी लोग होते हैं जो हाथ में पावर होने के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमें अभी के समय में वापस ले आया जाता है और आज टेस्ट का दूसरा दिन है। कुछ लड़के और लड़कियां ताज़े फल और मछलियां पकड़ लाते हैं। हिराता सभी स्टूडेंट्स को उनका काम बताकर राशन को सभी में बराबरी से बांट देता है। बाद में आनाकोजी और सुजुमे जंगल में गश्त लगाने जाते हैं और सुजुमे आनाकोजी को उसके साथ उसके रिकॉन मिशन में मदद करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। आनाकोजी बोलता है कि उसे रोइन और उसके गुंडों से उसे बचाना है, इसलिए वो उसके साथ आया है। कुछ दूर जाने के बाद दोनों चिनोसे से मिलते हैं, जो उन्हें अपनी क्लास की कैंपिंग साइट पर ले जाती है। आनाकोजी और सुजुमे उनकी साफ सफाई से काम करने के तरीके की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर में वो वहाँ से चले जाते हैं और क्लास ए के एक स्टूडेंट को एक गुफा की रखवाली करते हुए पाते हैं। आनाकोजी सुजुमे से उस लड़के को चुनौती देने को बोलता है ताकि वो उनकी गुफा में घुस सके। काचुरागी, जो कि गुफा के अंदर ही था, वहाँ हो रहे हंगामे की वजह से बाहर आ जाता है। उनकी दलीलों को सुनने के बाद उन्हें अंदर घुसने की इजाज़त दे देता है, लेकिन उनके अंदर जाने से पहले उनको धमकाता है कि अगर उन्होंने उनके कैंप को ढूंढ लिया तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। आनाकोजी और सुजुमे फिजूल की सिरदर्दी नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अपने अगले स्टॉप पर उन्हें क्लास सी का कैंपिंग स्पॉट मिलता है, जहाँ उनका लीडर रोइन मौजूद होता है। वो उसके पास जाते हैं और खेल कूद में सभी पॉइंट्स उड़ा देने की वजह से उसको कन्फ्रंट करते हैं। रोइन उनसे साफ बोल देता है कि उन्हें दूसरों के धंधे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और खुद पर ध्यान देना चाहिए। सुजुमे उससे पूछते हैं कि उन्होंने इबुकी को उस हालत में जंगल में अकेला क्यों छोड़ दिया था। रोइन उससे बोलता है कि उसी ने उसको पीट कर वहाँ छोड़ा था। उन्हें ये भी बताता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सभी पॉइंट्स उड़ा दिए हैं। थोड़ी देर बाद सुजुमे आनाकोजी के साथ वहाँ से चली जाती है। रास्ते में आनाकोजी सुजुमे को बताता है कि रोइन की 0 पॉइंट स्ट्रेटजी असल में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसे वो छुट्टियों के पूरे मज़े उठा रहे हैं। तीसरे दिन की शुरुआत में भोर के समय कोई क्लास डी के एक टेंट में चोरी चुपके घुस जाता है और की के बैग से कुछ चुरा लेता है। कुछ घंटों बाद सभी उठ जाते हैं और दिन बिताने के लिए फ्रेश हो जाते हैं। चौथे दिन कोजी और साकुरा जंगल की खूबसूरती देखने जाते हैं। वो क्लास सी के कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि क्लास सी का हर एक मेंबर वहां से जा चुका है। वहां उन्हें चिनोसे और क्लास बी के कुछ और स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो कि उसी कैंपिंग स्पॉट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। आनाकोजी चिनोसे से काचुरागी के बारे में कुछ जानकारी मांगता है। चिनोसे उसे बताती है कि काचुरागी क्लास ए की क्वीन सकायानागी से बिल्कुल उल्टा एक रूढ़िवादी सोच का आदमी है। उस शाम क्लास डी के सभी स्टूडेंट्स आग के पास बैठकर इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि क्लास सी के स्टूडेंट्स ने टेस्ट बीच में ही क्यों छोड़ दिया होगा। वो यहीं तक सोच पाते हैं कि हो सकता है कि वो टेस्ट से थक गए होंगे, इसलिए उन्होंने क्विट कर दिया। सूडो इबुकी के पास जाता है और क्लास सी के बारे में उससे कुछ सवाल करता है। इबुकी गुस्सा जाती है और सूडो की बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। टेस्ट के 5वें दिन लड़कियाँ पाती हैं कि के की अंडरवियर चोरी हो चुकी है और इसके लिए वो लड़कों को दोषी ठहराती हैं। वो सभी लड़कों को बाहर बुलाती हैं और हिराता से मुजरिम को ढूंढने के लिए कहती हैं। जल्दी सारे लड़के अपने बैग्स को चेक करवाने के लिए एक लाइन बना लेते हैं। बारी आने से पहले आइक अपना बैग चेक करता है और हैरानी से उसे अंडरवियर वहीं मिलती है। ऐसा लग रहा था कि जिसने भी चोरी करी है उसने आइक को दोषी ठहराने के लिए उसके बैग में अंडरवियर डाल दी है। कुछ ना सोच पाने की वजह से वो आनाकोजी को अंडरवियर थमा देता है और अपना बैग चेक करवाने के लिए फ़ौरन वापस लौट जाता है। कोजी को पता था कि किसी ने तो आइक के बैग में अंडरवियर रखी है और वो सोचता है कि वो कौन हो सकता है। हिराता सभी को अच्छे से चेक कर लेता है और उसे कुछ नहीं मिलता। लड़कियों को फिर भी उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो लड़कों को पूरी तरह से चेक करने को बोलती हैं। आनाकोजी थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि उसने अंडरवियर अपनी पॉकेट में रखी थी। जब हिराता उसकी जेब चेक करता है तो उसे उसमें कुछ सॉफ्ट सा महसूस होता है। हालांकि हिराता भाईचारा होने का फ़र्ज पूरी तरह से निभाता है और बोलता है कि उसे कुछ नहीं मिला। बाद में शाम को कोजी उससे पूछता है कि उसने सभी को उसके बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर वो बोलता है कि उसे पता है कि वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। वो उसे अंडरवियर ले लेता है और खुद पर ब्लेम लेने का फैसला करता है। जाने से पहले वो आनाकोजी से असली मुजरिम को ढूंढने को बोलता है ताकि उसका बलिदान खारिज न जाए। उस दिन के बाद लड़कियां अपना टेंट लड़कों से अलग करने की मांग करती हैं। वो हिराता को उनका टेंट हटवाने में मदद करने के लिए चुनती हैं, लेकिन सुजुमे आगे आकर उनसे एक और भरोसे वाले लड़के आनाकोजी को जोड़ने को कहती हैं, ये पक्का करने के लिए कि टेंट शिफ्ट करते वक्त हिराता कोई अंडरवियर न चुरा ले। आनाकोजी और हिराता काम में जुट जाते हैं। काम करते करते बीच में एक लड़की हिराता को बुला लेती है। आनाकोजी काम करता रहता है और शाम तक सभी टेंट्स लगा देता है। काम खत्म करते ही इबुकी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या उसे उस पर भरोसा है, क्योंकि बाकी सब लोग तो उसे असल मुजरिम मान ही चुके हैं। हैरानी से कोजी उसे बताता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, जिसे सुनकर इबुकी दंग रह जाती है और कोजी को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। काम खत्म करने के बाद आनाकोजी उस जगह पर वापस जाता है जहाँ पहले इबुकी उन्हें मिली थी। उसे वहाँ पर कुछ संदिग्ध सामान मिलता है और वो कैंप पर वापस आ जाता है। 2 घंटे बाद सुजुमे आनाकोजी के पास आती है और उसे घुमा फिराकर अपने बदले हुए बर्ताव के बारे में बात करने लगती है। आनाकोजी उसकी बकबक को स्किप कर देता है और सीधा बता देता है कि उसे पता है कि वो बीमार है। वो खड़ा हो जाता है और सुजुमे के माथे पर अपना हाथ रखता है। सुजुमे अपनी बीमारी छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शरीर की हालत सब कुछ साफ बता देती है।
टेस्ट के 5वें दिन आइक, आयानाकोजी और शिजुमे खाना इकट्ठा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं। खाना ढूंढते ढूंढते आयानाकोजी शिजुमे से पूछता है कि क्या वो की कार्ड का अच्छे से ध्यान रख रही है, जिस पर शिजुमे उसे बताती है कि वो हमेशा उसके पास ही रहता है। आयानाकोजी उससे कार्ड बाहर निकालने को कहता है ताकि वो उसे एक बार देख सके। शिजुमे उससे पूछते ही क्या की कार्ड को देखना उसके लिए सेफ होगा, जिस पर वो बोलता है कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। वो की कार्ड निकालते ही फौरन फिर से उसे अंदर रख लेती है और तभी यामाची पीछे से आकर थोड़ी सी मिट्टी शिजुमे के सिर पर लगा देता है। शिजुमे नाराज हो जाती है और उसे उठाकर पानी में पटक देती है। अगर आयानाकोजी उसे बचाता नहीं तो यामाची मर भी सकता था। कुछ घंटों बाद शिजुमे नदी में झरने के नीचे लगभग बिना कपड़ों के नहाती है। नहाने के बाद वो कपड़े पहन लेती है और कैंप पर वापस आ जाती है। आयानाकोजी इबुकी के एब्सेंस को नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। शिजुमे से कहीं प्राइवेट में मिलने के लिए बोलती है और आयानाकोजी जंगल में उसके पीछे चलता जाता है। वहाँ पहुँचने पर शिजुमे से यह दुखद खबर सुनाती है कि की कार्ड चोरी हो चुका है। आयानाकोजी शांत रहता है और उसे इस बात को चोर के ना मिलने तक छिपा कर रखने को कहता है। शिजुमे को की और इबुकी पर शक होता है। आयानाकोजी इस बात की पुष्टि करता है कि की निर्दोष है और इबुकी का सामना करने के अपने प्लान के बारे में बात करता है। बात खत्म होने के बाद शिजुमे उसको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ने को बोलती है ताकि वो अपने किए पर पछता सके। कुछ ही मिनट्स बाद उसे कहीं से आग लगने की बू आने लगती है और जब वो दौड़कर पता करने जाती है तो उसे पता चलता है कि कैंप में आग लग चुकी है। आग बुझने के बाद सभी लोग घबराने लगते हैं और एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। आयानाकोजी लड़ाई झगड़े से दूर रहता है और शांति से खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। कुशिदा इबुकी को ढूंढने जाती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो वहाँ से भाग रही है। सूडो गुस्सा आ जाता है और आइक के साथ उसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो हिराता के ऑर्डर्स का वेट करता है लेकिन हिराता ये सब सुनने के बाद सुध-बुध खो चुका था, इसलिए आयानाकोजी उसे होश में लाता है और वो सभी को उनके टास्क बताता है। शिजुमे उसका पीछा करती है और वो उसे कैंप से काफ़ी दूर मिलती है। वो उसे रोक कर उस पर की कार्ड चुराने का इल्ज़ाम लगाती है और इबुकी की कार्ड वापस देने से साफ मना कर देती है। वो शिजुमे को कांपते हुए देखती है और उस पर हमला कर देती है। शिजुमे उसके हमले से बचने की पूरी कोशिश करती है, हालांकि कमजोरी होने की वजह से वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और इबुकी उसे ज़मीन पर पटक कर वहाँ से भाग जाती है। उसे बेहोश करने के बाद इबुकी अपने बैग के पास जाती है और उसमें से अपना रेडियो निकालकर कात्सुरागी को बताती है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। शिजुमे को कुछ घंटे बाद होश आता है और उसके बगल में आयानाकोजी बैठा होता है। वो इबुकी के साथ की अपनी लड़ाई के बारे में कोजी को बताती है और खुद को कोसने लगती है। आयानाकोजी से टेस्ट छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो आराम कर सके। शिजुमे रोने लगती है और सभी चीज़ों के लिए खुद को दोष देने लगती है। आयानाकोजी से पूछता है कि वो क्लास ए में जाने के लिए इतना ज़्यादा फोकस क्यों है। शिजुमे से बताती है कि वो चाहती है कि उसका बड़ा भाई उसकी काबिलियत को पहचाने। उस रात आयानाकोजी शिजुमे को गोद में उठाकर उनकी टीचर के कैंप में ले जाता है। वहाँ वो से शिजुमे की देखभाल करने को कहता है लेकिन से उसे बताती है कि इसके लिए उसे टेस्ट छोड़ना पड़ेगा। आयानाकोजी बोलता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को की कार्ड चोरी होने और शिजुमे की इलनेस की खबर पता चल जाती है। आयानाकोजी हिराता को बताता है कि इबुकी ने की कार्ड चुराया था। अब उनके पास सब कुछ ठीक करने के लिए थोड़ा ही समय बचा हुआ था, नहीं तो वो किसी भी क्लास को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अगले और टेस्ट के आखिरी दिन सभी लोग अपना सामान पैक कर लेते हैं और कैंप साइट छोड़ देते हैं। हर क्लास को एक नोट दिया जाता है जिसमें उन्हें दूसरी क्लास के लीडर का नाम गेस करना होगा। क्लास डी के कैंप पे आयानाकोजी दूसरे क्लास के लीडर्स को गेस करता है और नोट सबमिट कर देता है। बाद में टीचर सभी स्टूडेंट्स को असेंबल करवाते हैं और टेस्ट को ऑफिशियली एंड कर देते हैं। तभी झाड़ियों में से रुइन पूरी तरह से लस्त-पस्त निकल कर आता है। असल में रुइन पूरे टेस्ट के दौरान जंगल में ही छिपा हुआ था। कात्सुरागी उनकी मदद करने के लिए उसे शुक्रिया बोलता है और लगभग 500 पॉइंट्स उसे वापस कर देता है। पहले दिन ही कात्सुरागी ने रुइन से मिलकर एक डील कर ली थी जिसमें उसे टेस्ट के एंड होने के बाद उसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा। उसको बस अपने जासूस को दूसरी क्लास में भेजकर उनके की कार्ड चुराने थे ताकि उनके लीडर्स के नाम एकदम सही गेस कर पाएं और फ्री में मिलने वाले 50 पॉइंट अपने नाम कर सकें। उसने पक्का किया था कि उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स अपने सभी पॉइंट्स उड़ा दें और टेस्ट को एक साथ बीच में ही छोड़कर चले जाएं ताकि वो जंगल में जाकर अपने जासूसों का इंतजार करे और उसे वो सारी जानकारी मिल जाए जो उसे चाहिए थी। उसका प्लान एकदम सही तरीके से काम करता है और सभी अपने दिए हुए आंसर्स में बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं। वो पल आ जाता है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। टीचर फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट करना शुरू कर देते हैं। 0 पॉइंट के साथ आखिरी प्लेस क्लास सी को मिलती है, जिसके बाद क्लास ए 120 पॉइंट के साथ थर्ड आती है और दूसरी प्लेस क्लास बी को 140 पॉइंट के साथ मिलती है। हैरानी से क्लास डी सभी को पीछे छोड़ते हुए 225 पॉइंट के साथ सबसे आगे निकल जाती है। सभी लोग ये सुनकर सदमे में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उनसे कहाँ गलती हो गई। उनके सेलिब्रेशन के बाद स्टूडेंट्स को शिप पर वापस बुला लिया जाता है। शिजुमे आयानाकोजी से बात करने के लिए दौड़ कर उसे मिलने आती है। दूसरी तरफ साकानागी का एक लड़का हाशिमोटो कात्सुरागी के हार पर उसे गिरी हुई नज़रों से घूरने लगता है। कहीं और क्लास बी के कुछ स्टूडेंट्स आयानाकोजी की क्लास में जाने के बारे में सोचने लगते हैं, खासकर इचिनो से। वहीं दूसरी तरफ इबुकी रुइन से अपनी हार के लिए उससे माफ़ी मांगती है। अब आयानाकोजी शिजुमे को टेस्ट के एंड में अंजाम दिए अपने मास्टर प्लान के बारे में बताता है। आयानाकोजी को शुरुआत से पता था कि इबुकी एक जासूस है, इसलिए उसे जानबूझकर उसे अपना कार्ड दिखाने को कहा, ये जानते हुए कि इबुकी उन्हें देख रही होगी जिससे उसके लिए चोरी करना और भी आसान हो जाए। सभी कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था क्योंकि इबुकी ने कार्ड चुरा लिया था। जिसके बाद आयानाकोजी ने कैंप में आग लगा दी ताकि वो वहाँ से आसानी से भाग जाए और वो की कार्ड अपने लीडर को दिखा दे। वो बताता है कि उसने जानबूझकर शिजुमे की तबीयत खराब होने दी क्योंकि रूल्स के हिसाब से क्लास का लीडर तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कोई सीरियस रीज़न न दिया जाए। इसी वजह से उसने एंड में उसे हटाकर खुद को लीडर बना लिया। दूसरी क्लासेस को अच्छे से देखने के बाद उसे पल भर में पता चल गया था कि उनके लीडर्स कौन होंगे। शिजुमे उससे इंप्रेस हो जाती है और पूछती है कि उसने उनकी क्लास की अचानक से मदद क्यों की। और तभी क्लास डी के सभी स्टूडेंट शिजुमे के पास आकर टेस्ट जिताने के लिए उसे शुक्रिया बोलने लगते हैं। कुशिदा कोजी के पास आती है और बोलती है कि उसे शिजुमे से नफरत है।
उसके बाद वो उसे पूछती है कि वो उसमें या शिजुमे से किसको चुनेगा। एनाकोजी किसी को नहीं चुनता और तभी उसे से का मैसेज आता है जो उसे थिएटर में मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पहुँचने पर से कोजी की इंटेलिजेंस और प्लानिंग की तारीफ करती है। एनाकोजी उसे उस आदमी के बारे में पूछता है जो उसे निकलवाने आया था। से उसे बताती है कि उसके बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन फिलहाल के लिए उससे अपना काम करने को कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इबुकी को पता चलता है कि डील के मुताबिक रुइन को हर महीने कुछ 1000 पॉइंट्स मिलेंगे और ऐसा लग रहा था कि वो यही चाहता था। रात में शिजुमे एनाकोजी के पास जाती है और उस पर अपने काम का क्रेडिट उसको देने का इल्ज़ाम लगाने लगती है। एनाकोजी उसे बताता है कि वो बदल रही है और आगे बढ़ने के लिए उसे अपनी तरफ कुछ साथी चाहिए होंगे। शिजुमे इस बात का भी इल्ज़ाम उसी पर लगाती है और शर्माते हुए इतनी सारी मदद के लिए उसे शुक्रिया बोलकर एनाकोजी को अपना पहला साथी बना लेती है। दूसरी तरफ एनाकोजी के दिमाग में उसे पता था कि वो शिजुमे, हिराता, कुशिदा या किसी भी और स्टूडेंट को अपना साथी नहीं मानता है। वो उन्हें खाली अपना टूल मानता है जिनके इस्तेमाल से वो इस दुनिया में जीत सकता है जहाँ जीत नहीं सब कुछ है।